नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है वो लेकर आए हैं, जो कि डिवोर्स से रिलेटेड जजमेंट है। और इसमें जो फैमिली कोर्ट है उन्होंने हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया अंडर सेक्शन 13 सब पार्ट 1 सब पार्ट ए ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि क्रूरल्टी के से संबंधित है। और उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में, उस जजमेंट के अगेंस्ट में वाइफ ने दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की थी, जो कि MAC.APP.F.C 138 का नंबर है। और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया था। तो मींस जो फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कंफर्म्ड हो गया और हस्बैंड को जो है डिवोर्स है वो ग्रांट कर दिया। तो यहाँ पर एक लीगल एस्पेक्ट है इस जजमेंट में, हम उसको समझेंगे, हम इस जजमेंट के कंटेंट्स में भी जाएंगे। लेकिन लीगल एस्पेक्ट ये था कि हस्बैंड ने अपनी प्लीडिंग्स में जो पिटीशन थी, जो फाइल की थी, उसमें एलिगेशंस लगाई थी और हाई कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया, माननीय हाई कोर्ट ने, कि उस एलिगेशंस के ऊपर हस्बैंड वाइफ की साइड से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ और ना ही सजेशन दिया गया कि ये एलिगेशंस इनकरेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो इससे ये इस जजमेंट से ये ऑब्जर्व निकल के आता है कंक्लूजन कि अगर सिविल जो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स हैं, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया अपोजिट साइड के ऊपर, तो उसकी जो एलिगेशंस है वो एज ए स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो के तौर पे उसे एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। तो सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है दोनों की मतलब डिफरेंस होता है। और क्योंकि क्रिमिनल मैटर में सारा कुछ लायबिलिटी जो है, सारी जिम्मेदारी है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होती है और उसको प्रूव करना होता है कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट कि जो केस है तभी वो केस एस्टेब्लिश्ड होता है। और लेकिन सिविल केसेस में जो एविडेंस है उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ थोड़ा सा अलग होता है, उसमें प्रीपोंडेंसेस ऑफ द एविडेंसेस के बेसिस पे किया जाता है, जिस एविडेंस में ज्यादा वजन होता है कोर्ट उसी के फेवर में डिसीजन देता है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को थोड़ा सा समझते हैं और क्या निर्णय दिया था और किस थोड़ा जो 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 ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनको सब पे हम थोड़ा सा गौर करते हैं, क्या किस तरीके की ऑब्जर्वेशन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी। तो देखिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आइए हम साथ साथ इस जजमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या किस तरीके से जो है जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, उसके ऑर्डर को। तो क्या था देखिए, अपीलेंट जो है, जो कि एक वाइफ है, उन्होंने जजमेंट को चैलेंज किया था 27/7/2022 की, जो कि पेटिशन जो फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट हस्बैंड। तो यहाँ पर उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया क्योंकि हस्बैंड फैमिली कोर्ट में वो पेटिशनर थे और क्योंकि ऑर्डर हस्बैंड के फेवर में चला गया तो वाइफ ने आगे अपील फाइल की, तो वाइफ अपीलेंट हो गई और हस्बैंड यहाँ पर रिस्पोंडेंट होंगे। तो वहां पर सेक्शन 13 सब पार्ट 1A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे तो उसका सेक्शन 13 सब पार्ट 1 सब पार्ट A देखेंगे तो वो क्रूरल्टी से रिलेटेड है कि जो कोई भी पार्टी हो वो डिवोर्स ले सकती है अगर क्रूरल्टी किसी अपोजिट पार्टी के ऊपर एस्टेब्लिश कर ली जाए। तो वहां पर सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूरल्टी हैज बीन अलाउड। तो जो फाइल की थी हस्बैंड ने उस पिटीशन को अलाउ कर दिया था और डिग्री ऑफ डिवोर्स है उनको ग्रांट कर दिया गया था। और फिर काउंसिल जो थे अपीलेंट के, उन्होंने कंटेंशन ये रखी कि फैमिली कोर्ट ने सिर्फ सजेशन जो दी गई थी काउंसिल द्वारा उसमें, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन, जो क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हुआ था रिस्पोंडेंट हस्बैंड का, तो कि दैट की उन्होंने जो पिटीशन ऑफ डिवोर्स इस रीजन से डाली है कि वो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है विद हिज कोवर्कर। तो इसके बाद काउंसिल ने सबमिट किया कि प्लीडिंग्स में कहीं भी नहीं लिखा था और सिर्फ सजेशन के आधार पर जो कि काउंसिल ने दिया था, जो कि ओवर जीलियस थे इन इस क्रॉस एग्जामिनेशन में,
बिना जो कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं ली थी। ऐसी ये काउंसिल ने जो है वो प्लीडिंग वो अपनी कंटेंशंस रखी। तो ये कहा था ये ग्राउंड्स जो है वो डिवोर्स नहीं बन सकता है, क्योंकि अपीलेंट जो है वो अपीलेंट के साइड से ये जो कंटेंशन रखी कि प्लीडिंग का पार्ट नहीं था, तो सिर्फ सजेशन के आधार पे डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया था। और आगे देखते फिर काउंसिल ने फिर सबमिशन दी कि एलिगेशन ऑफ जो क्रूल्टी थी वो अनसब्सटेंशिएटेड है और कोई डेट्स मेंशन नहीं है कि कब क्रूल्टी हुई है। तो ये अब उनकी जो जजमेंट है उसमें ये ग्राउंड्स उठा रहे हैं कि एसएससी जो है फैमिली कोर्ट ने जो क्रूल्टी के जो ग्राउंड्स हैं, मतलब जो क्रूल्टी है उसमें जो हस्बैंड ने एलिगेशंस लगाई थी उसमें कोई डेट जो है वो मेंशन नहीं की थी, तो इसलिए वो और साथ में जो एलिगेशन थी वो अनसब्सटेंशिएटेड थी, इसलिए तो जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर में एरर है। तो फिर बाद में अब इसके जो अपोजिट साइड थे, जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड के जो काउंसिल है, उन्होंने डिस्प्यूट किया। उन्होंने कहा कि एलिगेशंस ऑफ अडल्ट्री और हैविंग अफेयर्स विद द कोवर्कर दो दे आर नॉट प्लीडिंग का पार्ट नहीं थे फैमिली कोर्ट में, लेकिन जो सिमिलर एलिगेशंस थी वो लगाई थी हस्बैंड के अगेंस्ट में लगाई थी, जो कि एक रेप्लिकेशन फाइल किया गया था अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी बाय द अपीलेंट। तो मींस हस्बैंड के जो काउंसिल ने यहाँ कंटेंशन लगाई कि जो अडल्ट्री का जो एलिगेशंस हैं वो बेशक वो प्लीडिंग का पार्ट नहीं था, लेकिन 125 सीआरपीसी में जो केस फाइल किया था जो कि अपीलेंट वाइफ ने, तो उसमें जो रेप्लिकेशन फाइल किया गया था उसमें ये एलिगेशंस लगाई गई थी। रेप्लिकेशन क्या होता है कि अगर कोई पिटीशन फाइल की जाती है उस पर रिटन स्टेटमेंट दी जाती है और उसके फिर एक मौका फिर भी दिया जाता है पिटिशनर को कि आप रिटन स्टेटमेंट के एलिगेशन को रिब्यूट करो, मींस उसको अपोज करो। तो यहाँ पर वाइफ ने 125 सीआरपीसी में रेप्लिकेशन में ये सब एलिगेशंस लगाई थी, ऐसा रिस्पोंडेंट मींस हस्बैंड के काउंसिल ने बताया। और अगर फिर काउंसिल ने ये भी बताया कि एलिगेशन से अगर इग्नोर भी की जाए तो तब भी रिस्पोंडेंट ने एस्टेब्लिश कर लिया था कि उनको क्रूल्टी के साथ ट्रीट किया गया है। अब कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने कहा कि जो पिटीशन जो फाइल की थी डिवोर्स की, तो रिस्पोंडेंट ने स्पेसिफिकली वर्ड मींस स्पेसिफिकली स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि जो टॉन्ट्स हैं और लैंग्वेज जो अपीलेंट ने यूज की है और उनके फादर ने की है, मींस अपीलेंट जो वाइफ और उनके फादर ने जो एलिगेशंस लगाई हैं अगेंस्ट द हस्बैंड और उनके फैमिली के ऊपर, तो डिवोर्स पे पिटीशन में इंस्टेंट ऑफ द क्रूल्टी है वो यहाँ पे स्पेल्ड आउट होती है एज अंडर। तो ये सारे इंस्टेंसेस वो उन्होंने मेंशन किए थे अपने, तो ये सारे इंस्टेंसेस ये बताया कि मैं ऐसे एलिगेशंस है वो उन्होंने लगाई थी, वो सारा जो रिप्रोड्यूस किया जो कि फैमिली कोर्ट में जो पिटीशन डाली थी, ये सारी जो एलिगेशंस हैं वो उन्होंने मेंशन की थी। अब एलिगेशंस में ना जाते हुए आगे लीगल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस लीगल एस्पेक्ट क्या था, ये सारी एलिगेशंस हैं जो रिप्रोड्यूस की हैं। और फिर बाद में बताया कि पिटीशन के रिस्पांस में अपीलेंट ने डिनाई की थी एलिगेशंस मेड इन पिटीशंस, मींस हस्बैंड ने पिटीशन फाइल की और अपीलेंट जो है वाइफ, यहाँ पर जो अपीलेंट है वहां पर रिस्पोंडेंट थी, उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट दिया, उन्होंने और रिटन स्टेटमेंट में सारी एलिगेशंस को डिनाइड किया। और फिर बाद में एफिडेविट ऑफ एविडेंसेस थे वो रिस्पोंडेंट ने फाइल किए, रिस्पोंडेंट मींस हस्बैंड ने फाइल किया एफिडेविट ऑफ एविडेंस और उन्होंने डिपोज किया और रिटायरेट द एलिगेशंस मेड इन द पिटीशन एज स्टेटेड अबव। तो मींस जब रिटन स्टेटमेंट के बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं फिर उसके बाद एविडेंसेस लीड करने पड़ते हैं, तो फैमिली कोर्ट में अब जो एविडेंसेस है वो एविडेंसेस बाय द वे ऑफ एफिडेविट भी देके एफिडेविट देके ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो वो उस एविडेंसेस इन द एफिडेविट ऑफ द एविडेंस में सारी एलिगेशन जो पिटीशन में लगाई थी वो सबको रिपीट किया, रिटायरेट किया, तो ऐसा बताया गया है, आगे कोर्ट ने कहा। फिर उसके बाद बताया अब आगे अब कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जो एलिगेशंस लगाई थी वी नोटिस दैट there is no cross examination or even a suggestion on the behalf of the appellant that the allegations are incorrect or false। तो देखिए यहाँ इनसे एरर हो गई जो वाइफ की साइड से कि जब भी कोई एफिडेविट देते हैं, जब भी आप एग्जामिनेशन इन चीफ में कोई अपनी ओथ में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं एविडेंसेस में, अगर उस एविडेंस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा तो वो जिसने एविडेंस दिया उसकी सारी एलिगेशंस हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी, या जो भी अगर वो अनसब्सटेंशिएटेड है और सॉरी अगर वो सब्सटेंशिएटेड है और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया तो ना ही उसकी जो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि उस सारी जो एलिगेशंस है वो सही हैं।
तो यहाँ पर बताया कि कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया और सजेशन भी नहीं दी गई थी अपीलेंट की साइड में कि एलिगेशन इनकरेक्ट और फॉल्स। तो यही एक सबसे बड़ा ग्राउंड था जिसकी बेसिस पे हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो एलिगेशन से संबंधित होना चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर एलिगेशन को चैलेंज नहीं किया गया, रिबूट नहीं किया गया, ना ही सजेशन दी गई, तो फिर एलिगेशंस जो है कुछ काफी हद तक एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। तो यहाँ पर यही बताया कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो था वो एक क्रिप्टिक मैनर में था, जो क्रिप्टिक क्रॉस एग्जामिनेशन था, जो कि कोई भी एलिगेशन जो है वो रेफर नहीं की गई थी और न जो वर्ड्स रेफर किए गए थे बाय रिस्पोंडेंट हस्बैंड इन हिज टेस्टिमोनी। तो हस्बैंड और ने जो भी टेस्टिमोनी दी थी उस एलिगेशंस को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया और क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट ने कहा कि वो क्रिप्टिक मैनर में गया और कोई भी एलिगेशंस है उसके ऊपर कोई रेफरेंस नहीं दिया गया। तो यहाँ एक सबसे बड़ा एरर हो गया वाइफ की साइड से। अब कंप्लीटनेस के लिए अब क्रॉस एग्जामिनेशन को यहाँ पर माननीय कोर्ट ने सारा का सारा एक्सट्रैक्ट कर दिया। PW1 जो कि हस्बैंड थे उन्होंने अपना पहले तो अपना एफिडेविट रिकॉर्ड करवाया और जो कि टेंडर बताया कि PW1X जो है वो एक एविडेंस है बाय द वे ऑफ एफिडेविट, उनको टेंडर किया एग्जिबिट PW1 और जहां उन्होंने अपने सिग्नेचर्स रिकॉग्नाइज्ड किए पॉइंट A और B करके, और फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको एग्जिबिट मार्किंग किए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है मेंशन किया कि जैसे एक वेडिंग फोटोग्राफ्स है उसको मार्किंग किया एग्जिबिट PW1 सब पार्ट 1A, the copies of the my medical documents, the PW1 सब पार्ट 2 से लेकर 2F तक सारे OSR में ये यूज वर्ड होता है, मींस ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न्ड। तो कई स्टेट्स में ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज को लोगों को समझ नहीं आती है OSR क्या होता है, और OSR का मतलब है ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न्स। तो कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट रखती नहीं है, वो वापस कर देती है और फोटो कॉपीज जो है जो वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। तो यहाँ पर भी था कॉपी ऑफ द सैलरी स्लिप था PW1 सब पार्ट 1-3 OSR, तो ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न ये भी था। तो मींस सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एग्जामिनेशन के टाइम वो लेकर आते हैं ओरिजिनल में और उसको टेंडर कर दिया जाता है, फिर उसके बाद मार्किंग करके रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो ये सारा एग्जामिनेशन हुआ। फिर बाद में WXX का मतलब ये होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो किया गया रिस्पोंडेंट की साइड से और फिर उन्होंने सारा क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ एक्सट्रैक्ट कर दिया अपनी जजमेंट में। अब आगे क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हुआ। अब फिर उसके बाद फैमिली कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने पैरा नंबर 13 में लिखा कि फैमिली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो इम्पिंज्ड ऑर्डर था वो नोटिस किया गया और रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने, कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने सारी एलिगेशंस को प्रूव कर दिया क्रूरल्टी, और कहा कि जो बिहेवियर ऑफ अपीलेंट मींस वाइफ का जो बिहेवियर है वो कॉर्डियल नहीं है इन लॉज एंड हस्बैंड, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ ठीक से। तो जो एलिगेशंस लगाई थी वो हस्बैंड की एक्सेप्ट कर ली और कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ये दी कि जो एविडेंस के आधार पे कि जो हस्बैंड ने प्रूव कर दिया है और ये कि उनका जो वाइफ का जो बिहेवियर है जो कॉर्डियल है, वाइफ कॉर्डियल नहीं है उनके हस्बैंड और उनके इन-लॉज के साथ। तो फिर कहा इस आदमी का कि वाइफ जो है वो अब्यूज करती हैं और पेरेंट्स को और फ्लिथी लैंग्वेज है वो यूज करती हैं। फिर उसके बाद फैमिली कोर्ट ने हेल्ड ये किया, डिसीजन ये दिया कि अपीलेंट मींस जो वाइफ है वो प्रूव नहीं कर सकेंगी किसी भी एलिगेशंस को ऑफ द काउंटर क्रूरल्टी अलेज्ड बाय है, और जो अपनी जो उन्होंने भी काउंटर क्रूरल्टी की थी उस एलिगेशंस को प्रूव नहीं कर सकी। और फैमिली कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द एविडेंस ऑफ हस्बैंड है कुड नॉट बी शेकन ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। तो घूम फिर के वही चीज आई कि जो क्रेडिबिलिटी थी, क्योंकि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक किया होता तो फिर क्रेडिबिलिटी जो है वो शेकन की जा सकती थी, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो इसलिए एविडेंस ऑफ द हस्बैंड जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को मतलब शेक नहीं किया जा सका क्रॉस में। और तो इस ओवरऑल फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस पे ये निकल के आया कि केस ऑफ द क्रूरल्टी है वो बनती है और अकॉर्डिंगली मैरिज को डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो ये एक फैमिली कोर्ट का डिसीजन था। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि हमने स्पेसिफिकली रेफर किया लैंग्वेज जो कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट में लगाई थी और उनके फैमिली मेंबर्स के, और जो स्पेसिफिक वर्ड्स जो लिखे थे अपनी उसमें पिटीशन में वो प्रूव करते हैं, हो जाते हैं कि अपीलेंट ने और उनके ने यूज किए थे मतलब हस्बैंड और उनके फैमिली मेंबर्स के, वो जो एलिगेशंस है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। और फिर अब यहाँ पर कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, एलिगेशंस भी प्रूव हो गई। अब कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन ये दी कि एवरी पर्सन, कोर्ट ने कहा कि जो एवरी पर्सन जो
कोई भी व्यक्ति हो वो उसके पूरा वो एंटाइटल्ड टू लिव विद डिग्निटी ऑन ऑर्डर। हर व्यक्ति का राइट है कि वो अपनी डिग्निटी और ऑनर के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, और अगर वर्ड्स अगर यूज किए गए हैं किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, और वो अगर कोई भी वर्ड्स डेरोगेटरी हैं और ह्यूमिलेटिंग है फॉर द इंडिविजुअल, डेरोगेटरी मतलब स्कैंडलस और ह्यूमिलेटिंग हरासमेंट मिल रही है उस वर्ड से, तो कंटेंशन ऑफ हस्बैंड ये कि वो एक तरह का झगड़ा था, और अपीलेंट वाइफ जो है यूज करती थी इस तरह के वर्ड्स और ह्यूमिलेट हरास करती थी और उनकी फैमिली को, और इस तरह के रिपीट करना वर्ड्स को यूज करना तो जो कि एक क्लियरली ह्यूमिलेटिंग है और सर्टेनली अमाउंट्स टू द क्रूल्टी। तो कोई भी व्यक्ति को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो जो कोई व्यक्ति उसको कांस्टेंट अब्यूज किया जा कर रहा है या हर्ल्ड कर रहा है उसके साथ ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ रहना, और उसके लिए मतलब एक्सपेक्टेड टू लिव, नो पर्सन कैन बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद कांस्टेंट, जो बार बार कोई किसी को हरास कर रहा है तो अब्यूज कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता। तो इसको सपोर्ट करने के लिए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स थी उन सब की रेफरेंसेस दिए। एक था विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला विश्वनाथ अग्रवाल 2012 SSCC 288, ये एक साइटेशन है। और इस एक वी भगत वर्सेस डी भगत, ये भी साइटेशन थी, वो भी क्रूल्टी थी, उसके भी जो है पूरा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जजमेंट में क्या क्या बताया गया था उस सब का रेफरेंस दिया। और इसके बाद दूसरी कई जजमेंट्स थी उन सब का रेफरेंस देने के बाद अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना फाइनल निर्णय ये दिया कि हम अकॉर्डिंगली सारी जजमेंट को सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ये व्यू देखते हैं कि कोई इन्फर्मिटी नहीं हुई फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में, और रिस्पोंडेंट ने क्रूल्टी मतलब फाइंडिंग रिटर्न बाय द फैमिली कोर्ट कि रिस्पोंडेंट हैव बीन ट्रीटेड विद क्रूल्टी। लेकिन हम साथ में ये सेटिस्फाइड भी होते हैं कि क्रूल्टी जो है वो प्रूफ हो चुकी है रिकॉर्ड में और सफिशिएंट है और कॉन्स्टिट्यूट करता है कि जो सेक्शन 13 सब पार्ट 1A ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रूफ हो रही है, और कोई जजमेंट में इन्फर्मिटी नहीं है और जजमेंट में कोई एरर नहीं है कि जजमेंट में अलाउ कर दिया कि पेटिशन को और डिग्री ऑफ डिवोर्स क्रूल्टी के ग्राउंड पे कर दिया गया, और यहाँ पर कोई पाया कि कोई मेरिट नहीं है इस अपील में, अपील को डिसमिस कर दिया और कहा कि पार्टीज अपनी अपनी कॉस्ट खुद लें। तो ये जजमेंट थी 9 फरवरी 2023 को आई थी, डिवोर्स से रिलेटेड थी जजमेंट, और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समझ और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।